Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter coal and petroleum. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं और हमें इन्हें कैसे कंजर्व करना चाहिए, इनके कंजर्वेशन के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. चैप्टर थर्ड कोल एंड पेट्रोलियम. सबसे पहले हम देखते हैं वी विल लर्न नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी. तो स्टूडेंट्स वो सारे मटेरियल्स हमारे फुलफिल करते हैं सारी रिक्वायरमेंट्स को. कुछ मटेरियल्स जो होते हैं हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं. बच्चों जैसे एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, ये सारे हमारे एयर एंड वाटर क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं. अगर कुछ चीजें होती है जैसे पेपर, क्लोथ, फर्नीचर, वो हम अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करते हैं. ये आपको इमेजेस गिवन है नेचुरल रिसोर्सेज की. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल रिसोर्सेज. बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? वो मटेरियल्स जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाता है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, ये सारा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है. तो स्टूडेंट्स ये आपके मैनमेड रिसोर्सेज की इमेजेस दे रखी हैं. अब हम परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट. इसमें क्या करना है आपको? टू लिस्ट सम नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज वी यूज. बच्चों आपको इसमें एक लिस्ट करनी है, इसमें लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से मटेरियल्स जो आप यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में वो नेचुरल है और कौन से आपके मैनमेड है. ये लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे. अब हम आगे देखते हैं. On the basis of our availability, various natural resources can be broadly divided into two categories, exhaustible and inexhaustible. बच्चों हमने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब कि हमें कितने अवेलेबल हैं, कितने मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर लिया अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल में और इनएग्जॉस्टेबल में. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम जब उन्हें यूज करेंगे, ह्यूमन कंज्यूम करेगा उन्हें, तो एक टाइम के बाद वो क्या है, खत्म हो सकते हैं. वो आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम. नेक्स्ट आता है आपका नॉन नॉन एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये वो होते हैं जो आपके खत्म नहीं होंगे जब आप कंज्यूम करते रहेंगे तब भी, जैसे आपके एयर, विंड एंड सनलाइट. ये आपके इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं. ये आपको टेबल गिवन है रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या मैनमेड जिसे हम कह सकते हैं. बच्चों जो आर्टिफिशियल और मैनमेड होते हैं ये हम खुद बनाते हैं. पेन, चेयर, पेपर ये हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कितने भी. मगर जो नेचुरल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल ना. एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो एक टाइम के बाद लिमिटेड होते हैं, खत्म हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, पानी, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारे. इनएग्जॉस्टेबल होते हैं जो हमें नेचर देता है मगर जो खत्म नहीं होते, जैसे हवा, पानी और धूप या सूरज की रोशनी. तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं डिफरेंस किसके बीच में, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बीच में. बच्चों अभी हमने पढ़ा जो हमारे लिए लिमिटेड अमाउंट में है नेचर में, जिससे हम कम यूज कर सकते हैं, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेबल होते हैं. जो हमारे खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल. एग्जॉस्टेबल बच्चों हम ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, हमें इसका जुडिशियस यूज करना पड़ेगा, देख के यूज करना है कि हम इसे वेस्ट नहीं करना. मगर इनएग्जॉस्टेबल को हम कितना भी यूज कर सकते हैं. बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. मेन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होता है हमारा फॉसिल फ्यूल जो खत्म हो सकता है. फॉसिल फ्यूल हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ते हैं. बच्चों जब कोल, पेट्रोलियम, अननेचुरल गैस, ये सारे क्या है हमारे, किससे बनाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड डिकेइंग मैटर से. बच्चों जब हमारे एनिमल्स, प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारे सॉइल में बरी रहते हैं, दबे रहते हैं, जब हमारे ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉसिल फ्यूल हमारा सबसे वैल्यूएबल सोर्स है एनर्जी का. अब सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट एंड फाइल. Fossils are remains, mold or impressions of animals and plants which got buried and preserved in rocks or ice. Fossils are used to study the feature of organisms of past and the changes that occurred from time to time. Fossils क्या होते हैं? Dead remains होते हैं जो plants और animals के होते हैं, जो कई सालों तक, millions of years तक soil में बरी हुए रहते हैं. और वो किसके नीचे होते हैं? रॉक्स यानी पत्थरों के नीचे या बर्फ के नीचे होते हैं. फिर हम सब फॉसिल की स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि पास्ट में कौन कौन सी चीजें हमारी प्रेजेंट थी. नेक्स्ट आपका फैक्ट फाइल आता है. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड प्लैनेटोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी द फॉसिल इज कॉल्ड प्लैनेटोलॉजिस्ट. बच्चों जो फॉसिल फ्यूल की स्टडी करता है हम उसे पैंटोलॉजिस्ट कहते हैं और इस स्टडी को क्या कहते हैं, पैंटोलॉजी. बच्चों नेक्स्ट आपका आता है फॉसिल फ्यूल कोल. बच्चों आपको पता है, कभी आपने कोल देखा है या कोल के बारे में सुना है? कोल कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है. कोल का हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए. पहले कोल को यूज किया जाता था, स्टीम इंजन में यूज किया जाता था. स्टीम इंजन में कोल को डाला जाता था, फिर वो हमारे स्टीम इंजन रन करते थे ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपको इमेज गिवन है कोल की एंड कोल माइन की. तो स्टूडेंट्स लेट्स डू एन एक्टिविटी सेकेंड. अब हम इस एक्टिविटी का हमारा एम है
हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज कोल के बारे में कि कोल कैसे कैसा होता है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो हमारे यूज क्या है। बच्चों इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा एक कोल का पीस का, गोंग्स के पेयर का और बर्नर का। बच्चों इसके लिए प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, क्लास में एक कोल का पीस लेके जाना है, उसको सबसे पहले कलर ऑब्जर्व करना है किस कलर का है, वो कितना हार्ड है। फिर आपको क्या करना है, उस स्मॉल पीस ऑफ कोल को होल्ड करना है किसकी हेल्प से, टोंग्स की हेल्प से। उसे पकड़ना है, फिर उसे बर्नर के ऊपर बर्न करना है अपने टीचर की गाइडेंस में। फिर आप देखेंगे जो उसका कोल का ब्लैक कलर है वो धीरे धीरे फायर को कैच कर रहा होगा। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कोल क्या होती है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो फायर को कैच कर सकता है, जो बर्न हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, हाउ डज कोल फॉर्म, ये कोल फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में हम पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं। बच्चों कम से कम 300 मिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ किससे कवर्ड थी, पूरे जब ह्यूमन बींग्स भी नहीं थे, तो हमारी अर्थ पे, पृथ्वी पे सिर्फ जंगल ही जंगल थे और वेटलैंड्स थे। जब हमारा नेचुरल प्रोसेस तो जब भी होता था, अर्थक्वेक जब भी आते थे, बाढ़ जब भी आती थी, वॉल्केनोज जब भी इरप्ट होते थे। बच्चों जब हमारे फॉरेस्ट, जब अर्थक्वेक आता था, फ्लड आता था, जब वो टूट के गिर जाते थे तो वो सॉइल में, सैंड में या मड में ही बरी हो जाते थे, दब जाते थे। बच्चों कई सेंचुरीज तक वो उसमें दबे रहे, तो उसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ता रहा, उस पर प्रेशर पड़ता रहा, जिसकी वजह से वो और अंदर चले गए, सिंक हो गए हमारे जो आपके प्लांट्स थे, जो बरी हो गए थे सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, जो डेड प्लांट्स थे कोल में कन्वर्ट हो गए। इसलिए माना जाता है कि कोल में सबसे ज्यादा कार्बन होता है। कार्बन क्या करता है, कार्बनाइजेशन उसकी प्रोसेस होती है जो कंबस्टिबल में हेल्प करता है, किसी भी चीज को बर्न होने में हेल्प करता है। जब आपकी डेड फॉरेस्ट किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में, कम से कम कितने मिलियन ऑफ ईयर्स तक, तो उसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। और जहाँ पे हम स्टोर करते हैं कोल को, उसे हम कोल माइन कहते हैं। क्या आपको इमेज गिवन है कोल माइन की? बच्चों आपको पता है कोल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो सोन के बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों हमारे जो कोल है वो अलग अलग टाइप के इसलिए होते हैं कि उसमें कार्बन का कंटेंट कितना है, कार्बन कितना उन्होंने होल्ड कर रखा है। तो हमारे 4 मेन वेराइटीज के कोल होते हैं। फर्स्ट होता है पीट, सेकंड होता है लिग्नाइट, थर्ड होता है बिटुमिनस एंड लास्ट होता है एंथ्रासाइट। बच्चों ये कोल की जो फॉर्मेशन है डिपेंड करती है वो कितनी समय तक वो सॉइल में बढ़ ही रहा था, उसमें कितना कार्बन कंटेंट इकट्ठा हो पाया, उसे कितना टेम्परेचर मिला है, कितना प्रेशर मिला है उसे। सबसे बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है कोयले की या कोल की, वो होती है एंथ्रासाइट बच्चों, क्योंकि एंथ्रासाइट में कम से कम 90 to 95% कार्बन अवेलेबल होता है। और सबसे हमारी कम क्वालिटी मानी जाती है, इंफीरियर क्वालिटी मानी जाती है कोल की, वो होती है पीट। पीट में सिर्फ बच्चों 50 to 60% ही कार्बन कंटेंट होल्ड होता है। बच्चों जो बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइड होते हैं वो ही हमारे कुकिंग के दौरान, खाना पकाने के दौरान यूज किए जाते हैं, जो हम एंथ्रासाइड का यूज करते हैं क्योंकि उसमें कम से कम 95% कंटेंट मौजूद रहता है कार्बन का। ये आपको इमेजेस गिवन है कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ था कोल का हमारे सॉइल के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। द फर्स्ट ऑयल वेल इन द वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड इन पेनिnsylvania in USA in the year 1859. 8 years later in 1867 oil well was drilled at Makum in Assam in India. बच्चों सबसे पहले जो तेल का कुआं था, ऑयल वेल था, वो कहाँ पे ड्रिल किया गया था, वो पेनिसल्वेनिया में यानी यूएसए में ड्रिल किया गया था इन द ईयर 1859 में। फिर उसके बाद 8 साल बाद 1867 में असम में ड्रिल किया गया था। बच्चों जो ये हमें कोल है, कोयला है, हमें कोयल माइन से मिलता है। कोल माइंस जो होती हैं वो कम से कम 100 मीटर से 1300 मीटर तक की गहराई में खोदी जाती है, ड्रिल करी जाती है, फिर उसके दौरान कोल को निकाला जाता है, फिर वो कोल के जो प्रोडक्ट्स हैं बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में उसे भेजा जाता है। कोल तार, कोल गैस, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कोल के साथ निकाले जाते हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका कोक। कोक क्या है, ये सॉलिड रेसिड्यू होता है। जब आपका डिस्टिलेशन किया जाता है, कोल को तोड़ा जाता है, तो उसके दौरान कोक को बनाया जाता है। तो कोक को जब हम तोड़ते हैं स्मॉलर सब्सटेंस में इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कहते हैं। कोक भी एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, पोरस होता है, टफ होता है, ये भी आसानी से जल जाता है, मगर ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता जैसे कोयला जलने के ऊपर करता है। बच्चों जो ये हमारा कोक है ये मैन्युफैक्चर करता है स्टील को, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, इसमें से मेटल्स को निकाला जाता है और इससे ही हमारी आर्टिफिशियल ग्रेफाइट को बनाया जाता है, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल के लिड में होती है। बच्चों इस कोक से ही कुछ फ्यूल गैसेस बनाई जाती हैं जैसे वाटर गैस। नेक्स्ट आता है आपका कोल का प्रोडक्ट कोल तार। कोल तार क्या होता है, एक थिक होता है, ब्लैक होता है, ऑयली लिक्विड होता है। ये भी जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, कोल को तोड़ते हैं सिंपल सब्सटेंस में, तभी कोल तार बनाया जाता है। कम से कम बच्चों कोल तार में 200 सब्सटेंस मिक्स हुए रहते हैं और ये हमारा हेल्प करता है मैन्युफैक्चर में। नैपथलिन बॉल का हम यूज कब करते हैं, मोथ को
भगाने के लिए ये मोथ एक इंसेक्ट होता है, ये इसको भगाने के लिए हम नैपथलीन बॉल का यूज़ करते हैं, उसके लिए कोल तार की ज़रूरत पड़ती है और कोल तार का यूज़ किया जाता है कुछ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जैसे टीएनटी, ड्रग्स, परफ्यूम्स में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है। ये आपको इमेज गिवन है कोकी एंड कोल तार की। नेक्स्ट आता है कोल गैस, ये भी आपका कोल का प्रोडक्ट है। बच्चों ये कोल गैस भी आपको ऑब्टेन किया जाता है जब आपकी कोल कोक में बन रही होती है, आपके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान ये एक इल्यूमिनेंट होता है। ये फ्यूल जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में और ये इसके जो सारे कोल गैस के प्लांट हैं, ये सारे इंडस्ट्रीज़ के पास ही लगे होते हैं। जो फर्स्ट कोल गैस है कहाँ पे यूज़ की गई थी? लंदन में यूज़ की गई थी। इससे ही हमारी स्ट्रीट लाइट जलाई गई थी 1810 में और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में यूज़ की गई थी 1820 में और फिर उससे उन्होंने स्ट्रीट लाइट को जलाया था, बंद करा था। नेक्स्ट आता है आपका ट्राई इट आउट। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन विच एलिमेंट इन द एयर इज नीडेड फॉर कोल टू बर्न। बच्चों कौन सा एलिमेंट की जरूरत होती है? एयर में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए जिससे कोल आसानी से बर्न हो जाए? बच्चों कौन सा एलिमेंट होना चाहिए कोल में? कार्बन होना चाहिए जिसकी वजह से वो आसानी से बर्न हो सकता है। नेक्स्ट है वाई आर फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड फाइनाइट रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स को हम फाइनाइट रिसोर्स क्यों कहते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद? क्योंकि बच्चों इनको प्रोड्यूस होने में, इनको मैन्युफैक्चर होने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसमें हमें टाइम लगता है इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए हमारी फाइनाइट रिसोर्सेज कहलाई जाती हैं। व्हाई इज कोल यूजुअली फाउंड इन लेयर्स। जो कोल है हमें लेयर्स में क्यों मिलता है? बच्चों कोल हमें लेयर्स में इसलिए मिलते हैं, फर्स्ट सॉइल की लेयर जो होती है उस पर कुछ प्लांट्स, जब हमारे डेड प्लांट्स उस पर कलेक्ट होते हैं, फिर उसके ऊपर जब टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है फिर वो और टैंक हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं हमारे ग्राउंड के ऊपर, फिर दोबारा उसके ऊपर सॉइल लेयर इकट्ठी होती है, डिपॉजिट होती है। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सॉइल लेयर डिफरेंट डिफरेंट डेड प्लांट्स के ऊपर कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाती है, स्टोर होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट लेयर फॉर्म हो जाती है कोल की। नेक्स्ट आता है आपका फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्ट पेट्रोलियम। उससे पहले हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। The name petroleum means oil of rocks because it is found deep inside the earth, trapped in rocks. Petro means rock and oleum means oil. बच्चों आपको पता है जो पेट्रोलियम है उसका मीन्स होता है ऑयल ऑफ रॉक्स, यानी पत्थरों से तेल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। हमने ऐसा क्यों कहा? पेट्रोलियम इसे क्यों वर्ड दिया? पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका मीन्स है पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, मतलब कि रॉक से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना। इसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। पेट्रोलियम एक विस्कस लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है जो डार्क कलर का होता है। इसका कलर आप देख सकते हैं एम्बर से ब्लैक कलर तक का होता है। ये फ्लोरेसेंट लिक्विड होता है, इसकी कुछ स्मेल होती है, वो इसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। और जो पेट्रोलियम का वेट होता है, मास होता है, ये डेंसर यानी कि लाइटर होता है वाटर से, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल नहीं हो पाता वाटर में। और जो पेट्रोलियम है जो वो है, बहुत सारे यूजफुल पर्पस है इसके भी। पेट्रोलियम जो हमें अर्थ से निकलता है, जो पेट्रोलियम हम रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हम पहले पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे पेट्रोलियम को यूज किया जाता है। बच्चों अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों की पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीजें होती हैं? अब आपको पता है जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ होता है पेट्रोलियम का, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ से वो निकला है, उसकी ओरिजिन पे। वो सारे मिनरल्स उसके अंदर होते हैं। बच्चों ज्यादातर पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। और ये सारे सारे आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम को हम ज्यादातर क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं। और इसमें जब हम क्या करते हैं, सलाइन वाटर जब इसमें मिक्स हो जाता है, क्योंकि जब ये सी के अंदर से निकलता है, समुद्र के अंदर से निकलता है, तो इसके अंदर सलाइन वाटर भी मिक्स हो जाता है और सल्ट भी मिक्स हो जाता है। तो हमें जरूरत पड़ती है कि पेट्रोलियम को रिफाइन करें। हाउ वॉज पेट्रोलियम फॉर्म? बच्चों आपने पढ़ा कि कोल कैसे फॉर्म्ड होता है, उसी तरह बच्चों हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है। बच्चों ये पेट्रोलियम समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम जो है फॉर्म्ड होता है जब हमारे सी प्लांट्स होते हैं या सी एनिमल्स होते हैं, जो उनकी डेड बॉडी, डेड पिगमेंट्स होते हैं, कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारे सी वाटर में बड़ी बड़ी रहते हैं, दबे रहते हैं, उसकी वजह से हमारा पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो वो डूब जाते हैं बॉटम ऑफ दी ओशियंस, समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर सैंड और सिल्ट इकट्ठी होती रहती है। इतने सारे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे पेट्रोलियम में, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम है फिर वो एक रॉक में इकट्ठा हो जाता है। उन रॉक्स को हम कहते हैं इम्प्रीवियस रॉक्स। उस रॉक्स को तोड़ के ही हम पेट्रोलियम को उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बच्चों जो हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके दौरान कुछ नेचुरल गैस है वो भी रिलीज होती है पेट्रोलियम के अंदर से। जो पेट्रोलियम है वो लाइटर होता है वाटर के अंदर, इसलिए वो डिजोल्व नहीं हो पाता, इसलिए हम उसे समुद्र में से आसानी से निकाल सकते हैं।
बच्चों जो हमारी पेट्रोलियम है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, हम उसे रिन्यू नहीं कर सकते। उसका भी एक क्या होती है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है। एक समय के बाद हमारा पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पेट्रोलियम रिजर्व करना चाहिए, उसे स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम को कैसे माइन किया जाता है, निकाला जाता है सी वाटर के अंदर से। बच्चों आपको पता है जो पेट्रोलियम है उसके लिए कम से कम फ्यू हंड्रेड मीटर तक डीप अंदर ड्रिल करना पड़ता है सी वाटर के अंदर, जो क्या होता है 2 से 3 किलोमीटर तक का होता है। एक होल्स बनाए जाते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, फिर पाइप्स डाले जाते हैं, उस पाइप से हमारा पेट्रोलियम को निकाला जाता है। और उस पाइप में हाई इंटरनल प्रेशर होता है जिसकी वजह से नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ निकल जाती है। बच्चों अब हम उस पेट्रोलियम में से नेचुरल गैस को कैसे अलग करेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐसे अलग करेंगे, वो होती है प्रोसीजर रिफाइनिंग। अब हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ते हैं। बच्चों जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम होता है, जो हमारा सी वाटर से निकलता है या अर्थ क्रस्ट से निकलता है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। हमें इसे अलग करने पड़ते हैं सारे कंपोनेंट्स को पेट्रोलियम के, वो हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। बच्चों पेट्रोलियम आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से बना है, और इन सबके हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले पेट्रोलियम को एक फर्नेस में डालते हैं, फिर हम उसे धीरे धीरे बॉईल करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है वो रिमूव होते रहते हैं, और लास्ट में हमें पेट्रोलियम मिल जाता है। ये आपको पूरा प्रोसीजर दिखा रखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। कैसे कैसे हम क्रूड ऑयल हमने डाला है फर्नेस में, फिर धीरे धीरे से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और उसके सारे कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। Some of the places in India where petroleum or crude oil is found are, बच्चों कौन कौन सी प्लेसेस है इंडिया में जहाँ पे पेट्रोलियम फाउंड होता है? गुजरात, अंकलेश्वर एंड कलोल, असम में रुद्रासागर एंड लकवा, बॉम्बे हाई में 150 किलोमीटर वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ शोर बॉम्बे, अबाउट 100 मीटर बिलो द सी बेड एंड द ऑफ शोर डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कावेरी। इन प्लेसेस पे हमारा पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Nowadays petroleum is also mined by drilling holes into the sea। आजकल समुद्र में होल करके भी पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। सच अ ड्रिलिंग इज कॉल्ड ऑफशोर ड्रिलिंग। बच्चों जो समुद्र से पेट्रोलियम को निकाला जाता है उसे हम ऑफशोर ड्रिलिंग कहते हैं। बच्चों पहली फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ पे थी, जो पहले तेल का कुआं था कहाँ पे ड्रिल किया गया था? यूएसए में 1859 में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 3। Find out about different types of products obtained from refining of crude petroleum. Make a report and share your information with the class। बच्चों आपको क्या करना है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक फाइल रिपोर्ट तैयार करनी है और उसको डिस्कस करनी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी क्लास में। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑन द इन्वायरमेंट। पेट्रोलियम का क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, वो हम पढ़ते हैं। बच्चों कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बता रखा है कि कैसे कैसे पेट्रोलियम हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। फर्स्ट आता है आपका, जो हम क्या करते हैं पेट्रोलियम को ड्रिल करके निकालते हैं, इसकी वजह से हमारा सारा एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है, जो हम पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं समुद्र के ऊपर से ले जाते हैं, तो कुछ शिप्स में जब लीकेज हो जाता है तो हमारा जो सारा पेट्रोलियम है ऑयल स्पिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। फिर थर्ड है हमारा, इसकी वजह से जो हम ग्राउंड में से निकालते हैं कुछ पेट्रोलियम हमारा ग्राउंड वाटर में चले जाता है, जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। फोर्थ है आपका, जो हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को रिफाइन करते हैं, जो उसका सारा वेस्ट है वो हम वाटर में डिस्पोज कर देता है, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। लास्ट है, जब आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बंद करा जाता है, जलाया जाता है, तो उनसे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ मैटर्स निकलते हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। इस तरीके से पेट्रोलियम हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है। नेक्स्ट आता है जो पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस निकलती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेचुरल गैस क्या है बच्चों? ये नेचुरल गैस हमें ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन होती है जो हमारे टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो कम से कम समुद्र में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरी रहते हैं, उसकी वजह से नेचुरल गैस फॉर्म होती है। ये नेचुरल गैस ज्यादातर मीथेन होती है। मैम मीथेन को ही नेचुरल गैस कहते हैं। मीथेन को हम सौ, मीथेन में कुछ अमाउंट की और भी गैसेस मिली रहती है मगर वो कम अमाउंट की होती हैं। ज्यादातर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन का। और कौन कौन सी गैस मिली रहती है मीथेन के साथ? इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये सारी प्रेजेंट रहती है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फ्यूल होता है जो हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। ये आसानी से आपके घरों तक, फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है थ्रू दी पाइप्स। पाइप्स की हेल्प से जो नेचुरल गैस है वो वडोदरा गुजरात में जो है, और कुछ पार्ट्स दिल्ली के, उसमें भी यूज किया जा रहा है सीएनजी। बच्चों हम नेचुरल गैस एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है जो बर्न्स होती है बिना स्मोक के, इसलिए हम इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं। ना ऐश होता है इससे प्रोड्यूस, ना स्मोक। बच्चों ये एक स्टोर की जाती है अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की जरूरत होती है इसे स्टोर करने के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल बच्चों फ्यूल से, जो कौन से फ्यूल से रन किए जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा, बस, कार, टैक्सीज, वो सारे सीएनजी पे ही चलते हैं।
हमारा दिल्ली का पॉल्यूशन को लेवल को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए सीएनजी का यूज किया जा रहा है ज्यादातर। नेक्स्ट ये आपको गिवन है सीएनजी बस। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी। हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं और फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो हमें उसे कैसे कंजर्व करना चाहिए जिससे कि कभी भी हमारे आगे आने वाली पॉपुलेशन को उसकी कमी ना हो। तो फॉसिल फ्यूल्स में किस किस के बारे में हमने पढ़ा? फॉसिल फ्यूल्स में हमने पढ़ा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, जो कि एक एग्जॉस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं जो एक समय के बाद खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड है बच्चों, और इसे बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड डिकेइंग मैटर से बनते हैं ये, और ये सिर्फ कुछ ही सालों तक के लिए बचे हैं। तो ये अब हमारे ये टाइम है कि हम फ्यूल्स को जुडिशली अच्छे से यूज करें विदाउट वेस्टिंग इट। तो बच्चों फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं बल्कि जो भी सारे हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उन सब का हमें जुडिशली यूज करना है जिससे हम आगे वाली जनरेशन के लिए उसे बचा सकें। बच्चों इसको ही हम क्या कहते हैं, जब हम जुडिशियस यूज करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्स का, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका अगर हम उसे कंजर्व करेंगे तो हम वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी अवेलेबल होंगे हमारे लिए और हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपने कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम कंजर्व कर सके अपने एनर्जी रिसोर्सेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है। हमें क्या करना है, स्विच ऑफ लाइट फैंस टेलीविजन सेट्स एक्सेट्रा व्हेन नॉट इन यूज। बच्चों जब आप लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, फैन का यूज नहीं कर रहे हैं, टेलीविजन सेट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे टर्न ऑफ कर दीजिए। और हम क्या कर सकते हैं, जब एयर कंडीशनर्स और हीटर्स का हमें जितना यूज करना चाहिए उतना ही ऑन करना चाहिए जितना हमें जरूरत है। हमें सीएफएल बल्ब्स का यूज करना चाहिए इन इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल बल्ब्स क्योंकि सीएफएल बल्ब्स कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। हमें बच्चों अटेंशन देनी चाहिए इन बातों पे कि जो हम कुकिंग गैस का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, वो हम जुडिशियस यूज करें। और हमें ये देखना चाहिए कि कुकिंग के दौरान हमारा ओवर यूज तो नहीं कर रहे हैं, हम कुकिंग गैस को ज्यादा यूज तो नहीं कर रहे। और हमें अपने लाइफ में 4R को फॉलो करना चाहिए। 4R का मीन्स होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। मतलब कि हमें कम से कम यूज करना है सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस को दोबारा भी यूज करना है, और उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उससे नया प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, और उसे दोबारा कैसे रिकवर कर सकते हैं। बच्चों हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, कम व्हीकल से होगा, कम पॉल्यूशन भी होगा और हमारे रिसोर्स भी कम यूज होगा। बच्चों जो हमारे नियर बाय प्लेस है वहां पे हम चल के भी जा सकते हैं, इससे हमारे फिजिकल फिट भी रहेंगे हम, और हम साइकिलिंग करके भी जा सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा जब ग्रीन सिग्नल हो जाता है उससे पहले आप वेट करते हैं क्योंकि जब रेड सिग्नल हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस दौरान अपना इंजन को स्विच ऑफ कर देना जिससे कि आपका जो रिसोर्स है वो बचे। आपको क्या करना है, जब भी आप व्हीकल के लिए सर्विस को जाते हैं तो उसे टाइमली दें जिससे की वजह से आपका जो पॉल्यूशन है वो कम हो, आपके रिसोर्स जो है ज्यादा वेस्ट नहीं हो। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं ट्राई इट आउट, आंसर इन वन वर्ड। बच्चों आपको इन क्वेश्चंस इन स्टेटमेंट के आंसर्स वन वर्ड में देने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका द रॉक्स बिटवीन विच पेट्रोलियम इज फाउंड। बच्चों किन पत्थरों के बीच में, किन रॉक्स के बीच में आपके पेट्रोलियम मिलता है, इन प्रीवियस रॉक्स। फर्स्ट में हम फिल करेंगे इन प्रीवियस। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस बाय विच वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड। बच्चों उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आता है द सब्सटेंस फ्रॉम विच कैंडल्स आर मेड। कैंडल्स कौन से सब्सटेंस से बनाई जाती है, पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट मीथेन। एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। बच्चों एक कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारा ओजोन होल क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट है आपकी डेफिनेशन कोल की। कोल मीन्स कंबस्टिबल ब्लैक रॉक फॉर्म्ड बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। कोल क्या है, कंबस्टिबल रॉक है जिसे हम बर्न कर सकते हैं जो प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन से बनती है। नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स मीन्स रिसोर्स दैट आर लिमिटेड, एग्जांपल पेट्रोलियम एंड कोल। एग्जॉस्टेबल वो रिसोर्स होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड होते हैं जैसे पेट्रोलियम एंड कोल।
नेक्स्ट है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स मींस रिसोर्स दैट आर अनलिमिटेड, एग्जांपल विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जैसे आपके एयर, विंड एंड वाटर। नेक्स्ट है कोक। कोक इज द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब हम कोक को रिफाइन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं उसका, तो उसके दौरान हमें कोक मिलता है। स्टूडेंट्स, नाउ समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। रिसोर्सेज कैन बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। रिसोर्सेज दोनों तरीके की होती है, नेचुरल भी, मैन मेड भी। कार्बोनाइजेशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट रिमेन्स इनटू कोल। कार्बोनाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है जिसके दौरान प्लांट्स को कोल में कन्वर्ट किया जाता है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मींस फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स क्या है? ये सारे डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर met by the energy obtained from fossil fuels। जो ज्यादातर हमारी एनर्जी है वो हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल yield important product like coke, coal tar and coal gas। पर जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है उसके दौरान हमें कुछ कोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, एलपीजी एक्सेट्रा। आपको पता है पेट्रोलियम किसका मिक्सचर होता है? पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन ऑयल का। Natural gas is an important fossil fuel. CNG is an eco-friendly, non-polluting fuel। बच्चों, आपको पता है नेचुरल गैस क्या है? हमारी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। और सीएनजी क्या है? हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो पॉल्यूशन नहीं करती। नेक्स्ट है efforts should be made to find out renewable source of energy like energy from wind, sun, flowing water as these cannot be exhaust and are non-polluting। बच्चों, हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज को फाइंड करें जो हमारे क्या होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, जो अनलिमिटेड होते हैं, जो हमारे लिए हम कितना भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें विंड से रिसोर्सेज पता लगाने चाहिए, सन से कौन सा एनर्जी मिलती है, जैसे सोलर एनर्जी होती है, फ्लोइंग वाटर से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम। इस तरीके से हमें नॉन पॉल्यूटिंग रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ट्राई टू सेव फॉसिल फ्यूल्स। वी कैन डू दिस बाय फॉलोइंग सम सिंपल वेज लाइक। बच्चों, फॉसिल फ्यूल को बहुत तरीके से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे वॉकिंग डाउन टू द नियर बाय मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ कार और अ स्कूटर। अगर आपको नियर बाय मार्केट में जाना है, बाजार में जाना है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, बाय वॉक करके भी जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कार और स्कूटर। स्विचिंग ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट पे आप वेट कर रहे होते हैं ग्रीन सिग्नल का, तो आपको अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना है। यूजिंग कारपूल इज अ गुड वे टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बच्चों, कार शेयरिंग, कारपूल का हमें यूज करना चाहिए अगर हम सेम प्लेस पे जा रहे हैं, जिससे कि रेडिएशन हमारे रिडक्शन होगा व्हीकल्स का, और पॉल्यूशन का भी कम होगा। तो स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। डार्क द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए, बी, सी, डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसे डार्क करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स। इट शुड बी डार्कन्ड कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बच्चों, ब्यूटेन एंड प्रोपेन किसका मिक्सचर होता है? ये हमारा सीएनजी गैस का मिक्सचर होता है, सो बी इज द राइट। नेक्स्ट है आपका सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम फ्रैक्शन। बच्चों, कौन सा हमारा पेट्रोलियम कंपोनेंट नहीं होता, जो पेट्रोल से नहीं मिलता? डीजल, कोल तार या कैरोसिन। कोल तार वो हमें कोल से मिलता है, सो सी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, विच इज ऑफ दिस इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कौन सा बच्चों आपका फॉसिल फ्यूल नहीं होता? इसमें हमारा फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं होता? वुड, सो बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है फोर्थ, बिट्यूमन इज यूज्ड फॉर। बिट्यूमन का हम यूज किस लिए करते हैं? मैटलिंग रोड्स, रोड्स को मैटल करने के लिए, लेवल करने के लिए, सो सी इज द राइट। वो फिफ्थ है आपका कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ। कोक किसका प्योर फॉर्म होता है? बच्चों, कोक हमारा प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, सो सी इज द राइट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका डैश और केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन से केमिकल्स होते हैं? वो हमारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर कॉल्ड। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सेकंड में हम फिल करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
थर्ड है नेचुरल गैस इज मेनली मेड अप ऑफ अ गैस कॉल्ड, नेचुरल गैस किससे बनी होती है हमारी, कौन सी गैस से, मीथेन। थर्ड में हम फिल करेंगे मीथेन। फोर्थ, डैश इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हम किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। फोर्थ में हम फिल करेंगे पेट्रोलियम। फिफ्थ है लिग्नाइट हैज लेस डैश कंटेंट देन एंथ्रासाइड, लिग्नाइट में कम कार्बन कंटेंट होता है इन कंपैरिजन टू एंथ्रासाइड। तो फिफ्थ में हम फिल करेंगे कार्बन। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है सी, मैच दी कॉलम। इसमें आपको दो कॉलम्स दे रखे, कॉलम ए एंड कॉलम बी, इसमें आपको मैचिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, कम से कम 90%। सो फर्स्ट को मैच करेंगे एफ से। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है, वो हमारी प्रोड्यूसर गैस होती है। तो सेकंड को मैच करेंगे सी से। थर्ड है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है, जो हमारे मैन्युफैक्चर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चर में यूज की जाती है। सो थर्ड को मैच करेंगे डी से। फोर्थ है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मीन्स होता है स्लोली वुड को कन्वर्ट करना कोल में। तो फोर्थ को मैच करेंगे बी से। फिफ्थ है पीट। पीट क्या है, सबसे लोअर क्वालिटी है कोल की, इंफीरियर क्वालिटी। सो फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। पिच और तार। पिच और तार क्या है हमारा, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड सर्फेसिंग में हेल्प करता है। तो सिक्स को मैच करेंगे ई से। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैथ्स दी फॉलोइंग कर ली है। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।